अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। IS 2 से रिलेटेड प्रीवियस लेक्चर्स में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री यानी वो अमाउंट जिस पे इन्वेंट्री बैलेंस शीट पे रिकॉर्ड की जाती है, उसका जनरल रूल ये है कि हम कंपेयर करते हैं कॉस्ट को और NRV को, और उन दोनों में से जो लोअर होता है उस पे हम इन्वेंट्री रिकॉर्ड कर देते हैं। यानी जो जनरल रूल है वो ये है, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, इस पे हमारी इन्वेंट्री रिकॉर्ड होती है। लेकिन अब हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस भी मौजूद हैं कि जब हम लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV नहीं देखते हैं, और वो एक्सेप्शंस क्या हैं? नंबर वन है, मटेरियल्स एंड अदर सप्लाईज हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ इन्वेंट्रीज आर नॉट रिटन डाउन बिलो कॉस्ट इफ द finished product in which they will be incorporated are expected to be sold at or above cost. इसका सिंपल मतलब ये है कि जो हमारी इन्वेंट्रीज या रॉ मटेरियल होता है, हम उसको रिटर्न डाउन कॉस्ट से कम पे नहीं करते हैं। कब नहीं करते हैं? अगर हमें ये पता हो कि हमारी जो फिनिश गुड्स है वो जो सेल हो रही हैं वो अबव कॉस्ट पे हो रही हैं, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट से ज़्यादा है। क्योंकि आपको पता है ना, फिनिश गुड्स में रॉ मटेरियल की अमाउंट ऐड होती है, मटेरियल लेबर ओवरहेड ऐड होता है, तो फिनिश प्रोडक्ट की कॉस्ट बनती है। सो फिनिश प्रोडक्ट की कॉस्ट अगर हमारी और जो भी हमारी कॉस्ट हमें गिवन है, और अगर हमारा उसी प्रोडक्ट का सेल्स प्राइस ज़्यादा हो, यानी कि वही गुड्स ज़्यादा में सेल हो रहे हों, तो फिर हम रॉ मटेरियल को रिटर्न डाउन नहीं करते कॉस्ट से कम पे। लेकिन when a decline in price of material indicates that the cost of finished products exceeds NRV, the materials are written down to net realizable value. So अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो हम देखते हैं कि अगर जो प्राइस यानी कि हमारा गुड्स के प्राइस या रॉ मटेरियल के प्राइस हमारे डिक्लाइन हो रहे हैं, और फाइनली उसकी वजह से फिनिश गुड्स की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाए उसकी NRV से, यानी सेलिंग प्राइस कम हो जाए और फिनिश गुड्स की उसकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाए, तो फिर हम क्या करते हैं? फिर हम अपना जनरल रूल अप्लाई करते हैं कि हमारी जो इन्वेंट्रीज होती हैं उसको हम रिटर्न डाउन कर देते हैं टू NRV पे, यानी रॉ मटेरियल को हम रिटर्न डाउन कर देते हैं। सो अगर आपको रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी गिवन हो और साथ साथ उन्हीं रॉ मटेरियल की फिनिश गुड्स की कॉस्ट भी गिवन हो, यानी वही रॉ मटेरियल जब फिनिश फॉर्म में हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर हम फर्नीचर की बात कर रहे हैं तो फर्नीचर फिनिश प्रोडक्ट है और वुड जो है वो आपका रॉ मटेरियल है। सो वुड की प्राइस या कॉस्ट भी गिवन हो और फर्नीचर की कॉस्ट भी गिवन हो, सो हम ये देखते हैं कि फर्नीचर की जो कॉस्ट है और फर्नीचर की जो सेलिंग प्राइस है, सो सेलिंग प्राइस अगर ज़्यादा होती है फर्नीचर की कॉस्ट से, तो हम रॉ मटेरियल को भी रिटर्न डाउन नहीं करते हैं। लेकिन अगर सेलिंग प्राइस फर्नीचर की फॉर एग्जांपल हमारी कम है, उसकी फिनिश गुड्स की कॉस्ट ज़्यादा है, तो फिर हम मटेरियल को NRV पे रिटर्न डाउन कर लेते हैं। ये जो रिटर्न डाउन है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहते हैं। अब ये जो बात हमने की है, हमने रूल पढ़े हैं, इसकी अगर हमने प्रैक्टिस करनी हो तो इसकी प्रैक्टिस के लिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उस एग्जाम्पल से हमारी बात ये क्लियर हो जाएगी। सो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है उसमें हमें क्या दिया हुआ है? उसमें हमें ये दिया हुआ है कि एक कंपनी है और ये मैन्युफैक्चर क्या कर रहे हैं? क्लॉथ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और क्लॉथ मैन्युफैक्चर करने में जो कॉटन है, प्राइस ऑफ कॉटन, तो कॉटन क्या है? ये रॉ मटेरियल है। सो कॉटन या रॉ मटेरियल के प्राइस 2000 पर मीटर, ₹2000 पर मीटर से मार्केट में कितने कम हो गए हैं? 1800
पर मीटर हो गए हैं। यानी कि इन्होंने, जो कंपनी है टेक्सटाइल टेक लिमिटेड, इन्होंने परचेज कितने पे किया था? 2000 पे परचेज किया था। लेकिन अब इन्वेंट्री की वैल्यू, रॉ मटेरियल की वैल्यू मार्केट में कम हो गई है, यानी वो 1800 पर मीटर पे अवेलेबल है। इनके पास वो रॉ मटेरियल जो कि उन्होंने 2000 की रेट पे खरीदा था, वो कितने मीटर्स मौजूद है? 3000 मीटर्स मौजूद है, यानी 2000 रुपीज पर मीटर के हिसाब से खरीदा था। और इस वक्त इन्वेंट्री स्टॉक में 3000 मीटर्स पड़े हुए हैं, यानी मौजूद है 3000 मीटर्स का जो कॉटन है वो मौजूद है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो रॉ मटेरियल है वो 2000 से कम होके कितने पे आ गया है? वो कम होके आ गया है हमारे पास 1800 पे। सो अब हम देखेंगे कि फिनिश गुड्स, अब हमारा टेस्ट क्या है कि जो फिनिश गुड्स है वो कॉस्ट से ज़्यादा पे मार्केट में सेल हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर ज़्यादा पे सेल हो रहा है तो हम इसको, इस रॉ मटेरियल को, यानी 2000 से 1800 पे रिटर्न डाउन नहीं करेंगे। और अगर कम पे सेल हो रहा है तो 2000 से हम इसको रिटर्न डाउन कर देंगे 1800 पे। अब यहाँ पे देखिए, द क्लॉथ मेड फ्रॉम दिस कॉटन इज सोल्ड एट अ रेट ऑफ 5000 पर मीटर, वेयर एज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 मीटर ऑफ क्लॉथ इज 4000। अगर हम यहाँ पे देखें, जो फिनिश गुड्स है, फिनिश गुड्स, इसकी जो हमें कॉस्ट दी हुई है, वो कॉस्ट हमें कितनी दी हुई है? वो कॉस्ट हमें यहाँ पे दी हुई है 4000 पर मीटर। जबकि ये जो फिनिश गुड्स है, ये फिनिश प्रोडक्ट है, ये मार्केट में सेल कितने का हो रहा है? सेलिंग प्राइस वो हमें कितने में दिया हुआ है? वो हमें दिया हुआ है ज्यादा की दी हुई है, यानी वो हमें 5000 पर मीटर है। ये रूल हमारे पास मौजूद है। हम इसको कंपेयर करेंगे कि जो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स है वो यकीनन कम होनी चाहिए सेलिंग प्राइस से। अगर वो कम है तो जो हमारा रॉ मटेरियल है, रूल ये है कि रॉ मटेरियल को हम रिटर्न डाउन नहीं करेंगे टू द रिप्लेसमेंट कॉस्ट और एनआरवी, बल्कि हम उसको किस पे रिकॉर्ड करेंगे? उसको हम उसकी कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करेंगे। कॉस्ट हमारे पास जो रॉ मटेरियल की आ रही है वो कितनी आ रही है? वो आ रही है 2000 की। जबकि रॉ मटेरियल का जो आप कह लें मार्केट प्राइस है या मार्केट वैल्यू है, या इसको हम एनआरवी भी कह सकते हैं, वो कितना है? वो है 1800। और टोटल जो यूनिट्स आ रहे हैं, यानी आपके पास जो रॉ मटेरियल मौजूद है वो कितने पे मौजूद है? वो मौजूद है आपके पास रॉ मटेरियल 3000 मीटर्स मौजूद है। सो हमने रॉ मटेरियल रिकॉर्ड करना है, क्योंकि सवाल में पूछा हुआ है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, यानी हमने रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री रिकॉर्ड करनी है। और ये हमारे पास रॉ मटेरियल का डेटा दिया हुआ है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट दी हुई है और रॉ मटेरियल की मार्केट वैल्यू है। अभी हमने रूल पढ़ा, रूल ये है कि वो रॉ मटेरियल जो फिनिश गुड्स बनाने में यूज हो रहा है, अगर उस फिनिश गुड्स का सेलिंग प्राइस ज्यादा है उसकी कॉस्ट के मुकाबले में, तो हम रॉ मटेरियल को रिटर्न डाउन नहीं करेंगे टू मार्केट वैल्यू, बल्कि वो हम किस पे रिकॉर्ड कर देंगे? वो हम उसकी कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड कर देंगे। इन दिस केस हमारे पास जो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स आएगा, वो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? सिंपल, 3000 हमारे यूनिट्स हैं और एक यूनिट को हम कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर देंगे जो कि 2000 है। दिस वुड बी योर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, यानी कि जो हम वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं वो कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये आपका आंसर है। हमने क्या किया? हमने देखा, इन दोनों को कंपेयर किया और फिर हमने फिनिश गुड्स की कॉस्ट और सेलिंग प्राइस को कंपेयर किया और हमने देखा कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट से। जब ज़्यादा होती है तो हम रॉ मटेरियल को रिटर्न डाउन टू एनआरवी और रिप्लेसमेंट कॉस्ट नहीं करते, हम उसकी कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड कर देते हैं। हमने उसको उसकी कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड कर दिया।
इसी तरह एक और क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करते हैं और उसके लिए हम यहाँ से ही डेटा हम फॉर्मेट हम यहाँ से ही कॉपी कर लेते हैं। अमाउंट हम इसको डिलीट कर देते हैं। So, example 18 है, the company purchases milk for producing cheese. So, milk is the raw material, whereas cheese is the finished product. Finished product जो हमारा है वो cheese है, milk से related data जो है वो raw material से related है. So, due to the fluctuation or due to the seasonal fluctuation, the price of the milk drop from 120 to 105 पर लीटर, यानी कि ओरिजिनल जो आप कह लें कि प्राइस था जिस पे कंपनी ने मिल्क परचेज किया था, ये देखिए नेक्स्ट लाइन में भी लिखा हुआ है 120 पे। सो कॉस्ट जो आ रही है, जो कंपनी को कॉस्ट पड़ी है वो 120 पर लीटर है, जबकि मार्केट में जो उसकी वैल्यू है वो डिक्लाइन किस पे हो गई है, 105 पर लीटर पे हो गई है। अब जब हमने वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल या वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री लिखना है या वैल्यू ऑफ मिल्क लिखना है, तो हम इन दोनों को कंपेयर करने से पहले हम देखेंगे कि चीज़ की कॉस्ट और चीज़ की मार्केट वैल्यू क्या है। अगर चीज़ का सेलिंग प्राइस ज़्यादा है उसकी कॉस्ट से, यानी फिनिश प्रोडक्ट की कॉस्ट से, तो फिर हम रॉ मटेरियल को उसकी कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करेंगे, उसको हम मार्केट वैल्यू पे रिटर्न डाउन नहीं करेंगे। सो जब नेक्स्ट लाइन हमने पढ़ी तो हमें पता चला कि द चीज प्रोड्यूस फ्रॉम दिस मिल्क सेल्स फॉर ₹500 पर केजी वाइल द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 400 पर केजी। यानी कि यहाँ पे जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कितने में प्रोड्यूस कर रहे हैं, 400 में, जबकि आप उसको कितने में बेच रहे हैं, आप 500 पर केजी में। तो यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस इज हायर देन इट्स कॉस्ट। सो हम वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री सिंपली किस पे रिकॉर्ड करेंगे, हम उसकी कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड कर देंगे, हम उसको रिटर्न डाउन टू रिप्लेसमेंट कॉस्ट या मार्केट वैल्यू पे हम नहीं करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास कितने यूनिट्स या कितने लीटर्स मौजूद हैं, 20,000 लीटर्स मौजूद हैं। सो ये 20,000 लीटर्स हो गए और 1 लीटर की कॉस्ट कितनी आ रही है, 120। सो हमने 120 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री आ रही है वो 2.4 मिलियन रुपीस आ रही है। इस पे हमने, यानी कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं रुपीस, और इस पे हमने इन्वेंट्री रिकॉर्ड करनी है। हमने कंपेयर किया फिनिश गुड्स की कॉस्ट और सेलिंग प्राइस पे, और हमने इस पे रिकॉर्ड की। अब हम एक ऐसा एक्सरसाइज या एक ऐसी प्रॉब्लम करते हैं जिस पे हम देखेंगे कि फिनिश गुड्स की कॉस्ट ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, इन दैट केस हम क्या करें। सो अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, और ये गुड्स बनाते हैं, और यहाँ पे क्लियर कट इसमें लिखा हुआ है कि जो रॉ मटेरियल है, सो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कितने की है, कॉस्ट है 400 रुपीज की है। ड्यू टू द एक्सेस सप्लाई द प्राइस और द कॉस्ट हैज फॉलन फ्रॉम 400 टू 300। यानी कि जो रॉ मटेरियल है वो एक्चुअली कंपनी ने परचेज किया था 400 रुपीज पर यूनिट की बेस पे, लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 300। एक्सेस सप्लाई है, मार्केट में सप्लाई ज़्यादा है, और आपको पता है कि सप्लाई किसी भी चीज़ की मार्केट में ज़्यादा हो जाए तो प्राइस कम हो जाती है। अब हमने जब वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल या वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कैलकुलेट करना है तो इन दोनों में से हमने किस पे रिकॉर्ड करना है, बेस करता है फिनिश गुड्स की वैल्यू पे। अगर फिनिश गुड्स की सेलिंग प्राइस ज़्यादा है उसकी कॉस्ट से, तो हम रॉ मटेरियल को उसकी कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड कर देंगे, जैसे हमने प्रीवियस टू एग्जाम्पल में किया। लेकिन अब यहाँ पे हमें डेटा जो नेक्स्ट दिया हुआ है, डेटा नेक्स्ट हमें रिगार्डिंग फिनिश गुड्स क्या दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स इज 600। यानी कि जो फिनिश गुड्स बना रहे हैं वो कितने में बना रहे हैं, वो 600 में बना रहे हैं, जबकि हमारे पास जो एनआरवी है वो कितने में है,
पहले तो हम फिनिश गुड्स की जो कॉस्ट है वो हमें यहाँ पे दी हुई है ₹600 पर यूनिट, वेयर एज जो NRV है यानी नेट रिलाइजेबल वैल्यू है, मार्केट की वैल्यू है, वो कितनी है? मार्केट की वैल्यू 500 है। सो यहाँ पे हमारे पास है 500। सो दिस इज 500। सो अभी हमने जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में किया था, हमने क्या किया था? ये दिस वन हमने कंपेयर किया था, और हमने किस पे कंपेयर किया था? फिनिश गुड्स की कॉस्ट को और सेलिंग प्राइस को। और हमने देखा था कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट कम है, तो रॉ मटेरियल को हमने उसकी कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड कर दिया था, उसको रिटर्न डाउन टू रिप्लेसमेंट कॉस्ट या मार्केट वैल्यू पे नहीं किया था। लेकिन अब यहाँ पे जो हमारा केस है वो रिवर्स है, उसमें क्या है कि कॉस्ट ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है। तो याद रखिएगा, जब कॉस्ट ज़्यादा हो और सेलिंग प्राइस कम हो तो रॉ मटेरियल को हम रिटर्न डाउन कर देते हैं टू इट्स मार्केट वैल्यू। यानी कि जब अब रॉ मटेरियल के कितने यूनिट्स यहाँ मौजूद हैं, यहाँ पे रॉ मटेरियल के टोटल यूनिट्स तो नहीं दिए हुए, लेकिन एक यूनिट की जो हमें कॉस्ट दी हुई है वो कितनी दी हुई है? वो हमें दी हुई है 300। सो 300 पे रॉ मटेरियल हम रिकॉर्ड करेंगे। जब अगर हमें इसमें नंबर ऑफ यूनिट्स दिए हुए होते तो नंबर ऑफ यूनिट्स को इस हम 300 से मल्टीप्लाई कर देते। सो ये हमारा जो रूल था, एक्सेप्शन था, वो ये ही था कि अगर फिनिश गुड्स की वैल्यू हमारे पास ज़्यादा आ रही हो और कॉस्ट की वैल्यू कम आ रही हो, तो सिंपल हम क्या करते हैं? रॉ मटेरियल को उसकी कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड कर देते हैं। लेकिन अगर फिनिश गुड्स की सेलिंग प्राइस हमारी कम आ रही हो, जैसे इस एग्जाम्पल में है, और कॉस्ट ज़्यादा आ रही हो, तो रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री को हम रिटर्न डाउन कर देते हैं, जो कि हमने यहाँ पे रिप्लेसमेंट या NRV पे रिटर्न डाउन किया। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, हम उसको भी चेक कर लेते हैं कि ऐसा ही इसमें हम क्या करते हैं, उसकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। So the company is engaged in manufacturing of goods. Raw material is 1 unit of raw material is converted into 1 units of finished goods. The cost of raw material. So उससे पहले हम ये डेटा अपना डिलीट कर देते हैं, और हम देखते हैं हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है। द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एक्वायर्ड बाय द कंपनी इज 600, लेकिन एक्सेस सप्लाई की वजह से वो 600 से कम होके कितने पे आ गया है? 500 पे। ये हम रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं। सो रॉ मटेरियल की जो हमें कॉस्ट दी हुई है वो 600 दी हुई है, जबकि उसकी जो मार्केट वैल्यू दी हुई है वो कम होके कितने पे आ गई है? 500 पे। अब जब हमने वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, असल में रिक्वायरमेंट में क्या है? वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल। सो बैलेंस शीट पे अब हम रॉ मटेरियल 600 पे लेके जाएंगे या 500 पे लेके जाएंगे, डिपेंड करता है इसी रॉ मटेरियल को जब फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी कॉस्ट और उसका सेलिंग प्राइस क्या है। सो अब हम चेक करते हैं कि इसी रॉ मटेरियल की फिनिश गुड्स की सेलिंग प्राइस और उसकी कॉस्ट कितनी है। सो द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 unit ऑफ फिनिश गुड्स इट इज 800। सो कॉस्ट 800 आ रही है, जबकि उसकी नेट रिलाइजेबल वैल्यू या मार्केट वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है? 700 आ रही है। सो कॉस्ट हमने यहाँ पे लिख दिया 800 और NRV हमने लिख दिया 700। सो मार्केट वैल्यू कम है, कॉस्ट ज़्यादा है। जब भी कॉस्ट ज़्यादा होगी फिनिश गुड्स की तो रॉ मटेरियल को हम क्या करेंगे? उसको हम रिकॉर्ड कर देंगे उसकी NRV पे, या उसको हम रिटर्न डाउन कर देंगे। सो यहाँ पे हमारा जो आंसर आ रहा है 1 unit ऑफ रॉ मटेरियल किस पे रिकॉर्ड होगा? 500 पे रिकॉर्ड होगा। अगर यहाँ नंबर ऑफ यूनिट्स होते तो हम उसको मल्टीप्लाई कर लेते यहाँ नंबर ऑफ यूनिट से। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर। टोटल हमने 6 लेक्चर्स में IS2 कवर किया है, जो कि इन्वेंटरी से रिलेटेड है। कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर क्लास।